अच्छा जी, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं टी एस एलियट की नेक्स्ट पोएम। वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो आप लोगों के बीपीएससी के लेक्चरर के पोस्ट में है, एग्जाम की तैयारी के लिए जो आप पढ़ेंगे। तो लिटरेरी फोकस यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैं बता चुका हूँ ना ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। इसमें मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स डायलॉग। इसमें जो इसकी जो डिस्टिंक्शन है बाकी पॉइंट्स ये है कि इसमें एक मेजर कैरेक्टर होता है जो कि स्पीक करता है। बाकी लिसनर्स जो होते हैं वो माइनर कैरेक्टर्स में होते हैं, बट वेरी फ्यू। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था, इस हवाले से जो है यहाँ पे ये पोएम जो है इसमें एग्जांपल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और क्वेश्चंस कहीं आ जाएं तो आई होप ये कर लोगे तुम। सबसे पहले अच्छा चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्या चीज है। So a dramatic monologue is a poem in which one character speaks directly to one or more listeners. In Eliot's poem, the words are spoken by a man named Prufrock. मुझे ये नाम क्यों है? The love song of Alfred Prufrock। ये जो प्रूफरॉक है ना, ये मैन करेक्टर है जो कि स्पीकर है, बोलने वाला है, जो अकेले बोलेगा, क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। बाकी लिसनर्स जो है वो ये क्या ज्यादा हो सकते हैं। तो इन ड्रामेटिक मोनोलॉग you learn everything about the setting, the situation, supporting characters, and even the speaker's own personality from the speaker's words। जो अगर इससे पहले की अगर मिसालें ले लें जो आप लोगों को बीएस में अक्सर पढ़ाई जाती हैं, उनमें एक जो पढ़ाई जाती है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस। शॉर्ट सी, सिंपल सी और अच्छी सी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। तो पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी कॉलेज में। बाहर जो है मैंने उनको पढ़ाया था, ये जो भी सिक्स सेमेस्टर में उनको मैंने सारी जो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की करवाने की कोशिश की थी, बट सेमेस्टर वाज शॉर्ट, तो हम लोग पूरी नहीं कर सके थे। बट स्टिल आई मैनेज्ड टू teach them a poem belonging to this genre। तो उन लोगों को पढ़ाने का मौका वैसे नहीं मिला था, मेरे बताया था तो कुछ या पहले से क्या कहता। तो मोनोलॉग जो है इसमें इन विच वन करेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू वन और मोर लिसनर। यहाँ पे जो करेक्टर होगा स्पीक करने वाला वो है प्रूफ्रॉक, इसके नाम पे ये पोएम। तो ये सारी पोएम की जो सेटिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं, सारे करेक्टर्स हैं, और खुद के अपने करेक्टर का जो करेक्टर होता है उसका अपना मैन करेक्टर का, वो भी उसके वर्ड्स से हमें पता चल जाता है। तो लाइक पीपल इन रियल लाइफ, स्पीकर्स इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स give their own spin to the events and circumstances around them. As you read the love song of J. Alfred Prufrock, you will begin to see the world as Prufrock sees. This is the quality of, yeah, this is the man essential element of a monologue के करेक्टर के थ्रू हम उसकी दुनिया को जो है समझते हैं, देखते हैं उस करेक्टर के थ्रू, जैसे ही वो बोलता जाता है। तो um, मतलब ये सवाल भी एक उभरता है इससे कि इज इट द वे यू सी द वर्ल्ड, क्या आप भी जो है क्या आप इस तरह वर्ल्ड को देखते हैं जिस तरह ये करेक्टर देख रहा होता है। तो वन रीजन दैट एलियट्स पोएम may seem difficult at first is that it uses a stream of consciousness technique। ये किसी भी इंसान की या इसमें करेक्टर किसी भी ड्रामा वगैरह में होता है, स्टोरी में, नॉवल में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जो है, कॉन्शियसनेस एक तरह की फिलोसफी होती है, टेक्निक होती है, जिससे जो सोच होती है करेक्टर की बिगिनिंग में किस तरह होती है। मतलब अगर समझे समझे कि जो है बिगिनिंग में बच्चे की तरह सोचे, ठीक है, फिर जरा अडल्ट हो तो इमेच्योर सोचे, बट थोड़ी सी इवॉल्व हुई है, डेवलप्ड सोच होती है। उसके बाद फिर मेच्योर सोच हो जाती है चीजों को लेके, ख्याल उनके, और
इस ये सोच इवेंट्स की तरफ, जो मैन इवेंट्स है या जो इसके साथ एक्सपीरियंस करता है ये करेक्टर, इस तरह ये सोच लीड करती है उसको जो है, और उस तरफ लेके जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। So with the stream of consciousness, the writer tries to imitate the natural flow of a character's thought, memories, and reflections as the character experiences them. In attempting to capture the random movement of a character's thoughts, the logical connection and the transitions of ordinary prose are often left out. तो आम तरह की जो राइटिंग होती है मीन्स ऑर्डिनरी प्रोज, जिसमें सेंटेंस की तरह जो लिखे जाते हैं, ठीक है, और वो कनेक्शन जो इनके बीच में होता है थॉट्स एंड दीज फ्रेजेस, वो फिर अलग तरह का हो जाता है। तो इंस्टेड द करेक्टर जंप्स फ्रॉम एन वन आइडिया or association to another as one thought suddenly triggers another seemingly unrelated one। और इसका असर क्या होता है, मतलब जो इवेंट्स फेस कर रहा होता है राइजिंग पीक फॉल के दरमियान, और ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये इससे पता में चलता है कि इसका करेक्टर किस तरह जो है इन ख्यालात की वजह से इवॉल्व करता है। शुरू होता है, राइज करता है, बिगिन 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 करता है, राइज करता है, पीक पे पहुंचता है जो है, और फिर उसके बाद फॉल करता है। यस, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्यों, क्या हुआ? इसको stop कह रहे हैं, देखते हैं बैकग्राउंड पहले देख। बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड जो होता है, कोई भी वर्क पढ़ते हैं तो राइटर की बायोग्राफी और उस दौर की जो है स्टडी करनी पड़ती है ताकि पता चले। तो पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट, known to readers as T.S. Eliot, was born in St. Louis to an intellectual family with deep New England roots. After graduating from Harvard University, wow, Eliot studied for a time in Paris and then moved to London to begin his career as a poet. In 1915, just a year after the outbreak of World War One, बस एक साल बाद, जिस चार चार साल तक चली थी, चार चार से 5 साल, 5 साल तक ऑलमोस्ट, ठीक है, 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में खत्म हुई थी, तो 14, 15, 16, 17, 18, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो जाते हैं। पहला साल हुआ था जंग को, वर्ल्ड वॉर को, ठीक ठीक है। उसके बाद जो है क्या किया, Eliot published the love song of J. Alfred Prufrock, एक साल बाद, the poem that made him famous. So this poem was the reason for Eliot's popularity. So Prufrock captures the mood of helpless paralysis that many Europeans and Americans felt in the face of modern forces of technology and industrialism. इसीलिए सवाल किया था पेपर में पिछली बार कि मॉडर्निटी की जो डिस्ट्रक्शंस हैं, डेवास्टेशंस हैं, उनको इन दो पोएम्स ने किस तरह एक्सप्रेस किया है। नंबर वन वेस्टलैंड और नंबर टू अल्फ्रेड जे प्रूफ्रो। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर के प्रूफ्रो क्या करती है पोएम, इससे हमें पता चलता है कि यूरोपियंस या अमेरिकन जो है ना, वो जंग की वजह से उनमें कैसी पैरेललिटी आई है, ठीक है, पैरालिसिस हुए हैं, उनको पैरालाइज कर दिया उन लोगों को, उनके माइंड्स को स्पिरिचुअली जो है वो जो नेचुरल इंसान है, जो नेचर है, उससे हटके वो किस तरफ जा रहे हैं, लाइक ज़ोंबीज, ठीक है, जिनके अंदर से सिंपैथी खत्म हो रही है, मटीरियलिस्टिक बन रहे हैं, ठीक है।
So this poem expresses such views कि अच्छा ये क्यों होते हैं, ये क्यों हुए थे इस तरह? फोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद तरक्की आती गई, तरक्की ने जो है टेक्नोलॉजी तक पहुंचाया, टेक्नोलॉजी ने ये सारी जो है क्या की डेवस्टेशन जो है पॉसिबल की। ठीक है, जिन ये आफ्टर मैथ या आफ्टर शॉक्स चले टेक्नोलॉजी के, the individual no longer seemed to count for anything. The war in Europe had quickly turned into a mechanized slaughter, means massacres. The deaths were happening like एक स्लॉटर हाउस में किस तरह वो जो है जबा करते हैं ना उनको, जो है जानवरों को, बिल्कुल इसी तरह लोग मार कट रहे हैं। तो वॉर की वजह से स्पेशली, इन विच मिलियंस of young men were losing their lives, it seemed for nothing। ठीक है, तो जंग में जो है ये सारा होता है, और यंग मैन जो है वो अपनी जिंदगियां खो रहे थे। बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? टेक्नोलॉजी। ये आइडिया है इसका। ये पोएम है जो आपको जो है इस तरह एक्सप्लेनेशंस भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं। तो हम लोग जो शॉर्टकट में जरा जाएंगे, इन सबको नहीं पढ़ेंगे, टाइम निकल जाएगा काफी लंबी। इनको फिर तुम लोग वैसे देख लेना, लाइंस का भी जो है लाइंस को देख लेना ताकि आइडिया हो जाए और बाद में कोई इश्यू ना हो जब एग्जाम होते रहो। ये जरा अलग डॉक्यूमेंट दूसरी। तो करेक्टर्स इनमें जरा देख लेते हैं हम लोग। तो बाकी ऊपर वाली चीजें वही हैं जो उसमें शॉर्टली मैंने जो है और भी दिया हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लूं? हाँ जी, करेक्टर्स। द स्पीकर या नरेटर कह लें, अ timid ओवर कॉशियस मिडिल एज्ड मैन। He escorts his silent listener through streets in a shabby part of the city। शहर के एक साइड में ये एक स्ट्रीट है जहां से जो भी पासर बायज हैं, गुजर रहे हैं लोग, उनको मतलब पकड़ पकड़ के जो है नरेट कर रहा होता है स्टोरी। ठीक है, तो 5 cheap hotels and restaurants to a social gathering where women he would like to meet are conversing। तो जहाँ ये सारी सेटिंग बता रहा है कि वहाँ पे जो है लोग उससे मिलता है वगैरह और उनको कहानी सुनाता है। However, he is hesitant to take part in the activity। वो देखता तो है कि वुमेन्स जो है वहाँ पे वो वहाँ भी उसकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ वो बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पे वुमेन से मिले। बट ही इज हेजिटेंट टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटी फॉर फियर ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। तो ये इसको खुद पे ही कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो है दिल तो उसका चाहता है कि उस एक्टिविटी में डिस्कशन में वुमेन के साथ और बाकी के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करे, बट ही इज हेजिटेंट टू डू सो। द लिसनर, an unbridled, sorry, an unidentified companion of Prufrock। There is no identity of that listener, just ये पता है कि वो एक कंपेनियन है प्रूफरॉक, प्रूफरॉक के साथ वो है बंदा चल रहा है। द लिसनर कुड आल्सो बी प्रूफरॉक्स इनर सेल्फ, हो सकता है वो खुद के साथ बात कर रहा हो। Whatever it is not identified। तो one that prods him but fails to move him to action, जो कि उसे जो है क्या कर रहा है, उसको उकसा तो रहा है किसी चीज के लिए या उनके लिए जो है उसको दिल जिस तरह ललचा रहा है, शायद उसकी इनर सेल्फ ही हो। बट उस चीज को जो वो ख्वाहिश है उसको या बढ़ रही है उसको बता डिजायर कर रहा है, उसको वो एक्शन में नहीं ला रहा क्योंकि वो हेजिटेंट है। लिसनर जो है उसको बार बार
जो है कोशिश करता है, प्रोड करता है कि ये करे। द women at social gathering, Prufrock wants to meet one but worries that she will look down on him. तो उनमें से एक के साथ वो मिलना चाहता है, बट उसको ये जो है यकीन नहीं है, या वो डरता है कि कहीं वो उसे ठुकरा न दे ना, तरह या मना कर दे। द लोनली मेन इन शर्ट स्लीव्स, तो कुछ लोग हैं जो बड़े अकेले अकेले तन्हा है, ठीक है, और उनका खदोखाल बयान किया है कि शर्ट शर्ट स्लीव्स में। तो लीनिंग आउट ऑफ देयर विंडोज, जो खिड़कियों से बाहर खिड़की से देख रहे होते हैं या उधर बैठे होते हैं, दे स्मोक पाइप्स मींस सिगार। तो दे आर लाइक प्रूफ्रॉक इन दैट दे लुक अपॉन अ सीन बट नॉट बिकम पार्ट ऑफ इट। तो ये कंपेयर करता है कि ये भी इसी की तरह ही है, लोग लॉनली हैं जिस तरह प्रूफ्रॉक है, और वो चीजें देख तो रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। दे आर हेजिटेंट। इनसे क्या शो करना चाहता है इलियट, कि मॉडर्निज्म या मॉडर्न जो वर्ड है उसमें लोग बिल्कुल लोनली है। दे आर सीइंग ईच अदर बट दे आर हेजिटेंट टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज दे आर एक्सपीरियंसिंग। इसी तरह है ना, हम मोबाइल जो है एक दूसरे को, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, देख रहे होते हैं सब, और दूसरा यह बैठे होते हैं, हर कोई साथ होते हुए भी अकेला होता है। We do not participate in discussions anymore. ठीक है, we do not sit with the elders to listen their advice, ठीक है। और जो है काफी चीजें हैं जो अब चेंज हो चुकी हैं। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से ले लें तो हमारी मॉडर्निज्म अभी जैसे स्टार्ट हो रही है, बट अगर 100 साल पहले देख लें तो वो देवर जो है मॉडर्न, हमसे वो 1 साल, हम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग अभी खुद को समझ रहे हैं कि मॉडर्न हुए, कि मोबाइल वाला अभी आया है। बट मॉडर्निटी के सेंस में हम लोग जो है उनसे काफी पीछे हैं, उनके पास पोस्ट मॉडर्निज्म है। हम पढ़ते तो हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, बट वी आर नॉट पोस्ट मॉडर्न पीपल, बिकॉज वी आर टू मच बैकवर्ड एंड बिहाइंड द सो कॉल्ड मॉडर्निटी they were experiencing 100 years before. तो बट मोबाइल की भी इब्तिदा नहीं हुई थी, तो मोबाइल इज नॉट द medium through which we decide we are modern or postmodern. वो लोग जो थे वो 100 साल पहले ही बहुत मॉडर्न थे। हम लोग जो है मोबाइल के दौर में मॉडर्न हुए हैं, ठीक है, हुए हैं मॉडर्न, बट वी आर नॉट स्टिल पोस्ट मॉडर्न, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी आप देख लें उसमें इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ठीक है, यूरोप में, दे आर पोस्ट मॉडर्न पीपल, वी आर स्टिल बिहाइंड। तो हम लोग ने उनके पर्सपेक्टिव से देखना है, ना कि हमारे। अगर हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये फिर ज़हन में आएगा कि मोबाइल से अभी आए हैं, वो मॉडर्न कैसे। भाई हम अभी मॉडर्न हुए हैं, वो पहले से ही हो चुके थे, वो पोस्ट मॉडर्निज्म में है। तो इस तरह ये भी जो है, मेन आर लोनली, ठीक है, दे सी एवरीथिंग बट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन इट, दे कुड नॉट, बिकॉज we talk about their modernity, about which was about 100 years before. थीम्स क्या है इसमें? लोनलीनेस एंड एलियनेशन। व्हाई पीपल बिकेम लोनलीनेस, व्हाई बिकेम लोनली एंड एलियन, व्हाई? ये जो आंसर है इसका, ये मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म। क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर है, okay? ये आपने अगर क्वेश्चन आया कि बताएं मॉडर्निटी की डेवास्टेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस, तो आपने यही बताना है कि वॉर ब्रोक आउट, ठीक है, पीपल बिकेम लोनली, दे वर लाइक एलियंस, पीपल जो थे वो आपस में बैठे होते थे या देखते थे एक दूसरे को, बट एक्ट ऐसे करते थे जैसे एलियन हो, एंड दे वर लोनली। तो प्रूफ्रॉक इज अ पैथेटिक मैन whose anxieties and obsessions have isolated him. अच्छा, एक ऐसा मैन है, बंदा है ये जो पैथेटिक है, और ये कह रहे हैं कि उसकी एंजाइटीज एंड ऑब्सेशन ने उसको आइसोलेट किया। आइसोलेशन में मींस लोनली हो जाना, ठीक है, आइसोलेट होना। बट क्वेश्चन ये है कि ये एंजाइटीज और ऑब्सेशंस क्यों आई है? अगेन द आंसर इज मॉडर्निटी। This is how you need to think when you experience या expect such questions in your paper.
द क्वेश्चन व्हाई, ऑल दिस थिंग्स यू आर स्टडीइंग, ठीक है, जो भी सामने आ रही है ये चीजें अगर हम पूछें कि लोनलीनेस एंड एलियनेशन, जस्ट हमने पढ़ना नहीं है, हमने क्वेश्चन करना है व्हाई। अगर आंसर करना है उस पेपर के क्वेश्चंस को, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाई। तो जवाब इसका यही है, मॉडर्निटी है, वो क्वेश्चन है, उसमें सारी चीजें ये बयान करनी है। मॉडर्निटी ने किस तरह डिवास्टेट किया है, किस तरह जो है डिस्ट्रक्ट किया है, फिजिकली भी किया है, सिटीज को भी किया है, बट इंसान के माइंड को भी किया है, स्पिरिट को भी किया है, ठीक है, हर चीज को किया है। तो इनडिसिजन, प्रूफ रेजिस्ट मेकिंग डिसीजंस, he is not decision maker. Why? Because of modernity. You can answer that. Prufrock resists making decisions for fear that their outcomes will turn out wrong. तो वो फैसले नहीं कर पाता, किस डर से कि वो गलत ना हो जाए। आप रिस्क नहीं लोगे या फैसले नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। प्रूफ्रॉक कंटिन्यूअली वरीज एंड एडिकेसी, Prufrock continually worries that he will make a fool of himself and that people will ridicule him for his clothes, his bald spot and his overall physical appearance. ये मैं आज के लोगों में भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आज के पाकिस्तानी कह लें, they were experiencing back then when the modernity was arriving at that time in Europe and America etc. तो ये सारी चीजें हैं, एनएडीकेसी है, पेसिमिज्म है, सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम है अगर कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि पेसिमिज्म, क्योंकि वो उसमें भी आपका, बट उसमें लास्ट में वो टच दे देता है एक्टिव उसका ऑप्टिमिज्म का, कि रेन की वजह से क्या कुछ हो सकता है, जिंदगी फिर से रिवाइव हो सकती है। बट हियर द थीम पेसिमिज्म इज exposed by Eliot, ठीक है, proof sees only the negative side of his own life and lives of others। इसमें जो है पेसिमिज्म है, कैसे ये अपनी भी जो जिंदगी है उसको नेगेटिव सेंस में ले रहा है और बाकी जितने भी लोग हैं जिनको देखता है वो नेगेटिव सोचता है। तो दीज वर थीम्स, जो मैन कोई 4-5 थीम्स हैं। उस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या है? थीम्स हैं। आप लोग जब थीम्स पढ़ते हो या स्किप करते हो, ये बड़ा ही आप लोग जो है एक तरह का जो है रॉन्ग डिसीजन लेते हो। थीम्स को कभी भी स्किप नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, हमेशा पढ़ना है, क्योंकि थीम्स ही असल में होते हैं जिनके विजन पे पोएम्स लिखी होती है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स इनको छाट कर चुके होते हैं, ठीक है। अब फिलोसफी सारी पोएम्स की किसी भी काम की जो थीम्स में छुपी होती है, आप लोगों ने जो है थीम्स को हमेशा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में थीम्स काम देंगे। तो यहाँ पे जो है लंबा हो जाएगा फिर ये 100 से ज्यादा जो है लाइंस की, तो हम लोग ये समरीज नहीं पढ़ सकते फिलहाल। स्टाइल जरा देख लेते हैं, पर यूज ऑफ रेपिटेशन, ये टेक्निकल चीजें हैं, फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं, बाकी जो काम किए हैं वो थीम्स हैं और बाकी कैरेक्टर्स से वो हो गए। और ये तुम लोग फिर भी कोशिश करना, थोड़ा सा पढ़ लेना, देख लेना, हो सकता है काम। स्टाइल को हम जरा देखते हैं क्या है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक इज अ modernistic poem that expresses the thoughts of the title character via the following conversational language combined with the stylized language of poetry। इसमें कॉन्वर्जेशन होते हैं वो उसके साथ करता है, बट नो वन एल्स टॉक्स एक्सेप्ट द मेन कैरेक्टर, ओके। सिर्फ बोलने वाला वो है और वो कन्वर्सेट कर रहा होता है, कन्वर्सेशन में बाकी सारे लिसनर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल द पोएम ओपन्स स्ट्रेट फॉरवर्डली विद लेट अस गो देन। अब अस से शुरू होता है कि एक नहीं दो हैं, ठीक है, दो या तीन भी हो सकते हैं, और अलग बंदा भी हो सकता है लिसनर, या उसकी अपनी इनर सेल्फ भी हो सकती है, यू एंड आई। दो ओके, ठीक है, यूज से दो भी तीन भी पता चल सकते हैं। तो इट देन रिप्रेजेंट्स द bizarre personification simile with end rhyme lines 2 and 3 comparing the evening
to an anesthetized hospital patient. इवनिंग को कैसे कंपेयर कर रहा है? एक ऐसा पेशेंट हो जो हॉस्पिटल में उसको एनेस्थीसिया लगा हुआ हो, ठीक है, ये जो उसमें लगा होता है। तो ये क्यों? जंग का समा है, ठीक है, बैकग्राउंड में अगर देखें, और इवनिंग्स आर जस्ट लाइक very boring. Or that patient who is anesthetized, his eyes are closed and fighting for his life, कि वो कब जो है उसकी ये बीमारी खत्म हो। और बीमार मतलब इवनिंग इस तरह जिसमें जिसको ऑक्सीजन मिल रहा हो, खुद ना ले पा रहा हो, तो लंग्स जो है खराब हो। तो and rhyme continues throughout most of the poem as does the use of striking and figures of speech. So the figures of speech generally refer in some way to Prufrock. The anesthetized hospital patient, for example, represents the indecisiveness of Prufrock. उधर एनेस्थीसिया लगा हुआ है, वो बैठा है, तो फिर ऐसा समझो कि वो एक तो लोनली है ना, दूसरा ये कि वो फैसला नहीं कर पाता कि मैं जीऊं या जिंदा रहूं, क्योंकि ये किसी और के क्या होगा, रहमो करम पे हो गया, और डॉक्टर्स के, नर्सेस के, और बाकी जो the yellow fog and yellow smoke of lines are compared in succeeding lines to a timid cat, which represents the timidity of Prufrock. तो वेरिएशंस, अब ये राइटिंग की जो है चीजें हैं, ठीक है, वो शिफ्ट्स इन थॉट्स, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से ये चीज देखते हैं। चलो वेरिएशंस इन लाइन एंड लेंथ मीटर, तो मीटर के हवाले से जो है ये डिफरेंट है, वेरिएशंस हैं उसमें, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं। Shifts in the train of thought. The train of thought sometimes shifts abruptly without transition. मतलब आप क्या जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स देते हैं या कोहेसिव डिवाइसेस देते हैं ना, फर्दर मोर, देयर फोर, इन एडिशन टू इट्स, टू समराइज इट। तो ये क्या करता है, जोड़ता है आपस में, कि एक फ्लो में ट्रांजिशन चल रही है, एक चीज से दूसरी चीज पे जा रहा है। तो इसमें क्या है कि वो कनेक्टर्स नहीं है थॉट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। वन थॉट सडनली अनदर थॉट कम्स देयर, और उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, नो वन नोस। अब ये एक और जो है मॉडर्निटी की जो है वजह से ये चीज है कि इंसान की सोचें है ना, वो बिखरी हुई है, स्ट्रेट नहीं है। तो इस तरह का ये शो कर रहा है करके, without translation, apparently in imitation of the way human mind works. When it dreams or daydreams or reacts to an external stimulation, stimulus. So shifts in topics under discussion, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, जिंदगी इस तरह हो गई है मॉडर्निटी की वजह से। तो the subject under discussion sometimes shifts abruptly from trifling matters, one moment Prufrock's bald spot, for example, or the length of his trousers, to time and universe the next. एक टाइम पे ट्राउजर की बात कर रहा है, अचानक यूनिवर्स की बात करने लग जाए। तो दिस इज a kind of some kind of thought process, okay, in the character, which is the result of which what caused modernity, shifts from abstract to concrete and universal to particular, यही चीज है। The poem frequently toggles between the abstract or universal and the concrete or specific, जनरल या स्पेसिफिक, दोनों के आपस में कभी क्या। एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज आर मटरिंग रिट्रीट्स एंड tedious argument of insidious intent. Examples of phrases of clauses with universal nouns are like muttering retreats and the women come and go, आती हैं जाती हैं, जिंदगी गुजरती है। Examples of concrete language are oyster shells, shells जो होते हैं मिलते हैं और किनारे पे समुद्र के, shoot, suit. Examples of particular specific language are Michelangelo, ठीक है, माइकलेंजेलो वो जो पेंटर था आई गेस, हाँ, जिसकी पेंटिंग बड़ी मशहूर है। एंड अक्टूबर, ये फिक्स है, हर साल आना है अक्टूबर को। माइकलेंजेलो एक ही था जो आ गया चला गया, वो स्पेसिफिक हो गया ना। तो ये है shifts from obvious allusions or references to oblique allusions or references. Prufrock quotes
पैराफ्रेजेस, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पोएम इन टर्म्स ऑफ दिस टेक्निक। ओके, ये आसान नहीं है समझने में। इसने जो चीज यूज की है उसमें इतना सोच समझ के लिखा होगा, इसकी हम लोग जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। दिस इज वेरी डिफिकल्ट है। और एलियट था भी ऐसा बंदा ना, इसलिए कर सकता। तो प्रूफ ऑफ कोट्स, पैराफ्रेजेस और साइट्स, historical or fictional persons, places, things, or ideas. Some of his references are easy to fathom. For example, everyone with a modicum of education knows who Michelangelo was. Okay. Other references are difficult to fathom. For example, few readers realize that to have squeezed the universe into a ball, या उनके मुंह में जीरा देख लें, is a variation of a line written by a poet and remarkable. In his use of allusions, Eliot apparently wanted to show that Prufrock was well read and retained bits and pieces of what he read in his memory like all of us. तो इस तरह जो है ये नॉलेज को भी शो किया है, बट टुकड़ों में। कुछ तो डायरेक्ट अलूजन्स हैं, डायरेक्ट सीधा पता चल जाता है कि क्या है ये फ्रेजेस जो इसने इस तरह लिखे होते हैं। कुछ में ऐसे हैं जो ओब्लीक होते हैं, समहाउ कैसे कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इल्यूजनरी होते हैं। तो एक तो ये वजह थी कि एलियट शो करना चाहता था कि प्रूफ, या राइटर शो करना चाहता था कि जो मेन करेक्टर है इज अ वेल रेड पर्सन, ही इज वेल वर्स्ड, he knows many things, he knows about the world. So these were the things related to the structure of poem, not to the context, I guess. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट की चीजें थी, वो थीम्स थे, करेक्टर्स थे, वो हमने देखे थे। बाकी ये टेक्निक रेपिटेशन है, ठीक है। और फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं, आई हैव ऑलरेडी गिवन अ लेक्चर ऑन दीज फिगर्स ऑफ स्पीचेस, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये आप लोग खुद देख लें। बाकी चीजें हैं, हाइपरबली है, एक चीज है, और इसमें बाकी चीजें हैं। ये शॉर्ट आंसर्स के लिए, शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन उनके लिए जो है काम देते हैं काफी, ये फिगर्स ऑफ स्पीचेस वगैरह।